बीएसएनएल ने 17 ईयर्स में पहली बार एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर रिपोर्ट किया। Q3 FY25 में इनका प्रॉफिट 262 करोड़ रुपीस था। ये Q3 FY24 के 1569 करोड़ रुपीस के लॉस से काफी बड़ा इंप्रूवमेंट था। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट भी बीएसएनएल के एसेट स्ट्रक्चर में कुछ मेजर चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट बीएसएनएल के लैंड एसेट्स को मोनेटाइज करेगी। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि बीएसएनएल इतने टाइम बाद प्रॉफिटेबल कैसे हुआ और वो इतने सालों से क्यों स्ट्रगल कर रहा था। फिर हम बीएसएनएल को रिवाइव करने के गवर्नमेंट के प्लान्स को भी डिस्कस करेंगे और आखिर में हम ये समझेंगे कि बीएसएनएल को रिवाइव करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बीएसएनएल गवर्नमेंट, यूजर्स और हमारी इकोनॉमी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल के 17 इयर्स में आए पहले प्रॉफिटेबल क्वार्टर के बारे में। दो रीजंस की वजह से बीएसएनएल के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए हैं। चलिए इन रीजंस को एक एक करके समझते हैं। पहला रीजन है रेवेन्यू ग्रोथ। बीएसएनएल का रेवेन्यू Q3 FY24 में 4546 करोड़ था, जो Q3 FY25 में 4969 करोड़ तक बढ़ गया। बीएसएनएल के मोबिलिटी सर्विसेज, फाइबर टू द होम या FTTH सर्विसेज और लीज लाइन सर्विसेज में 15, 18 और 14% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ हुआ। पीआईबी के एक रिपोर्ट के हिसाब से वाईफाई रोमिंग, बाय टीवी, IFTV और फास्टर 4G और फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट की वजह से इन सेगमेंट्स में ग्रोथ देखने मिला है। बीएसएनएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री ए रॉबर्ट जे रवि ने कहा कि बीएसएनएल का ओवरऑल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 20% से बढ़ सकता है। बीएसएनएल की प्रॉफिटेबिलिटी का दूसरा रीजन है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। बीएसएनएल का Q3 FY24 में टोटल एक्सपेंडिचर 4741 करोड़ रुपीस था। ये Q3 FY25 में 4210 करोड़ रुपीस तक गिर गया। ये एक 11% का रिडक्शन है। बीएसएनएल ने एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट्स भी कम किए। Q3 FY24 में एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट्स 2011 करोड़ रुपीस थे। ये नंबर Q3 FY25 तक 1735 करोड़ रुपीस तक गिर गए। मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 14% का रिडक्शन हुआ। टेलीकॉम सेक्टर में केपेक्स भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके लिए कंपनीज को कई बार लोन्स लेने पड़ते हैं। इन लोन्स के इंटरेस्ट भी टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक मेजर एक्सपेंस होते हैं और इनके फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। बीएसएनएल का फाइनेंस कॉस्ट Q3 FY24 में 442 करोड़ रुपीस था। Q3 FY25 में ये गिर के 389 करोड़ रुपीस तक आ गया। एक कंपनी के पास अपने प्रॉफिट्स इंप्रूव करने के दो तरीके होते हैं, या तो वो अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं, नहीं तो वो अपने एक्सपेंसेस कम करते हैं। बीएसएनएल ने दोनों एंड्स में अपने फाइनेंसेस सुधारे, जिससे उनके लॉसेस मोर देन 1800 करोड़ रुपीस से कम हो गए। हमने लास्ट मंथ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के कस्टमर शिफ्ट को कवर किया था। वहां हमने देखा कि बीएसएनएल का कस्टमर बेस बढ़ रहा था और जियो ने कुछ कस्टमर्स लूज किए थे, लेकिन दिसंबर तक ये ट्रेंड रिवर्स हो गया। बीएसएनएल के कस्टमर्स वापस कम हो गए और जियो के सब्सक्राइबर्स गिरने बंद हो गए। पर बीएसएनएल को प्रॉफिटेबल होने में इतना टाइम क्यों लगा? ये पिछले 17 ईयर्स से कौन से स्ट्रगल से डील कर रहे थे? चलिए इन्हें भी अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रीजन था बढ़ता डेट। FY22 में बीएसएनएल का डेट 40,400 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था। गवर्नमेंट रिवाइवल पैकेजेस के थ्रू ये डेट पहले 28,092 करोड़ रुपीस तक कम किए गए। फिर FY24 तक ये डेट 23,297 करोड़ रुपीस तक रिड्यूस हो गया। डेट कम तो हुआ, लेकिन ये अभी भी काफी बड़ा नंबर है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 21,317 करोड़ रुपीस था। मतलब कंपनी का डेट उसके रेवेन्यू से 9% से ज्यादा है। प्राइवेट प्लेयर्स का सिचुएशन मिक्स्ड है। जियो का डेट 52,740 करोड़ रुपीस है और उनका रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा है। मतलब जियो का डेट उनके रेवेन्यू का सिर्फ 52% है। एयरटेल के केस में डेट 1.519 लाख करोड़ रुपीस है और उनका रेवेन्यू 1.514 लाख करोड़ रुपीस है। एयरटेल का डेट उनके रेवेन्यू से 0.3% ज्यादा है, बट ये बीएसएनएल से फिर भी कम है। बीएसएनएल का दूसरा प्रॉब्लम है स्लो अडॉप्शन। जहां जियो और एयरटेल ऑलरेडी 5G नेटवर्क में compete कर रहे हैं, बीएसएनएल अभी भी 4G इंटरनेट रोल आउट करने में स्ट्रगल कर रहा है। बीएसएनएल ने 1 लाख 4G साइट्स एस्टैब्लिश करने का प्लान किया था। जुलाई 2024 तक इनमें से बस 1000 रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स या RANs एस्टैब्लिश हुए थे। दिसंबर 2024 तक ये नंबर 61,492 साइट्स तक बढ़ गया, जिसमें से 51,135 साइट्स ऑपरेशनल थे। इस डिले के कारण 4G रोल आउट जून 2025 तक पोस्टपोन हो चुका है। सब्सक्राइबर्स ने दूसरे नेटवर्क्स में स्विच किया, जिसके कारण बीएसएनएल को सब्सक्राइबर लॉस फेस करना पड़ा। इन स्ट्रगल्स के कारण गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए एक एसेट मोनेटाइजेशन प्लान प्रपोज किया है। और ये पहली बार नहीं है कि गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को मदद करने की कोशिश की है। पहले भी बीएसएनएल के रिवाइवल प्लान्स अनाउंस किए गए हैं। चलिए अब गवर्नमेंट के बीएसएनएल को रिवाइव करने के पास्ट और करंट प्लान्स डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले आता है 2019 का रिवाइवल प्लान। ये एक 69,000 करोड़ रुपीस का रिवाइवल प्लान था। इस प्लान के अंडर बीएसएनएल ने एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस किया। इस स्कीम में बीएसएनएल ने 30,000 से 35,000 एम्प्लॉइज को वॉलंटरीली रिटायर करने का ऑप्शन दिया, लेकिन लगभग 80,000 लोगों ने वीआरएस का ऑप्शन चूज किया। इन रिटायरिंग एम्प्लॉइज को बीएसएनएल ने 13,542 करोड़ रुपीस का ग्रेचुइटी पेमेंट दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ज्यादा एम्प्लॉइज का वीआरएस लेना कंपनी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनके एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो जाएंगे। लेकिन इस स्कीम के कारण बीएसएनएल का लगभग आधा वर्कफोर्स चला गया, जिसके कारण इनके बिजनेस ऑपरेशंस की क्वालिटी बिगड़ गई। 2024 तक भी बीएसएनएल में 55,000 एम्प्लॉइज थे। ये प्राइवेट प्लेयर्स के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा हैं। इसलिए बीएसएनएल ने 2024 में भी एक और वीआरएस प्लान किया था, लेकिन इनके एम्प्लॉइज ने इसे अपोज किया। अगला रिवाइवल हुआ 2022 में। इस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.64 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव किया। इस पैकेज में 44,993 करोड़ रुपीस के कॉस्ट पे बीएसएनएल को 4G सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया। अगले 4 इयर्स तक 22,471 करोड़ रुपीस का केपेक्स आउटले भी इंक्लूडेड है। ये बीएसएनएल का आत्मनिर्भर 4G स्टैक डेवलप करने में मदद करेगा। गवर्नमेंट ने 13,789 करोड़ रुपीस का फंडिंग भी प्रोवाइड किया। ये रूरल एरियाज में किए गए वायरलाइन ऑपरेशंस के कॉस्ट को कवर करने के लिए दिया गया है। फिर आता है 2023 का रिवाइवल। इस रिवाइवल प्लान का टोटल आउटले लगभग 89,000 करोड़ रुपीस था। इस रिवाइवल में भी बीएसएनएल को 4G और 5G स्पेक्ट्रम असाइन किया गया, ताकि वो पैन इंडिया 4G और 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इस रिवाइवल के थ्रू गवर्नमेंट का बीएसएनएल के थ्रू अंडर डेवलप्ड रीजन्स को सर्विस करने का भी प्लान था। 2024 में बीएसएनएल के लिए कोई रिवाइवल स्कीम तो नहीं है। इस बार गवर्नमेंट बीएसएनएल के कुछ एसेट्स को मोनेटाइज करेगा। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट बीएसएनएल के एग्जिस्टिंग एसेट्स को यूज करके प्रॉफिट जनरेट करेगा। ये प्रॉफिट सेल, लीजिंग या किसी और तरीके से की जा सकती है। ये पहली बार नहीं है कि गवर्नमेंट ने बीएसएनएल के एसेट्स को मोनेटाइज किया है। 2019 से आज तक बीएसएनएल ने लैंड और बिल्डिंग्स जैसे एसेट्स को मोनेटाइज करके 2,387 करोड़ रुपीस रेज किया है। सेम पीरियड में टावर और फाइबर केबल जैसे एसेट से बीएसएनएल ने 8,204 करोड़ रुपीस रेज किया है। इस बार के एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के अंडर गवर्नमेंट बीएसएनएल के लैंड प्रॉपर्टीज को मोनेटाइज करके 4,000 करोड़ रुपीस रेज करना चाहती है। ये लैंड मोनेटाइजेशन 3 फेजेस में होगा। पहले फेज में 100 करोड़ रुपीस से कम वैल्यू के लैंड एसेट्स मोनेटाइज होंगे। इन एसेट्स के साथ डायरेक्टली बीएसएनएल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डील करेगा। दूसरे फेज में एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, जिससे एक स्पेशल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स डील करेंगे। तीसरा और आखिरी फेज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लैंड एसेट्स का होगा। इससे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के थ्रू डील करेगा। लेकिन भला गवर्नमेंट इस एक कंपनी के रिवाइवल पे इतना फोकस्ड क्यों है? देखो दोस्तों, बीएसएनएल इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जहां जियो और एयरटेल जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिया के प्रीमियम पॉपुलेशन को केटर करता है, वहीं बीएसएनएल इंडिया के मासेस का नेटवर्क है। जियो और एयरटेल प्योरली कॉर्पोरेट मैकेनिक्स पे चलते हैं, जहां कंपनी के फाइनेंशियल्स को हेल्दी रखना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। इंडियन टेलीकॉम प्रोवाइडर्स में भारतीय एयरटेल का ARPU या एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर सबसे ज्यादा है। Q3 FY25 में इनका ARPU 245 रुपीज है। सेम पीरियड में जियो का ARPU 203 रुपीज था। वहीं बीएसएनएल का ARPU सिर्फ 90 रुपीज के आसपास है। इस लो ARPU का कारण है अफोर्डेबल प्राइसिंग। बीएसएनएल सोसाइटी के अंडर सर्विस्ड और अंडर प्रिविलेज सेक्शन को टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसकी डेमोक्रेसी मेंटेन रखने के लिए इसका अफोर्डेबल होना बहुत जरूरी है। इस अफोर्डेबिलिटी के कारण ही बीएसएनएल का मार्केट में रहना जरूरी है। अगर इंडस्ट्री में सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स रहे तो टेलीकॉम सर्विसेज सबके लिए शायद अफोर्डेबल नहीं रहेगा। इससे हमारे पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे उनकी प्रोग्रेस भी रुक जाएगी। डिजिटल पेनिट्रेशन भी कम हो सकता है। बीएसएनएल कई इंडियन टेलीकॉम कंपनीज को भी सपोर्ट करता है। बीएसएनएल तेजस नेटवर्क्स, लेखा वायरलेस और गलोर नेटवर्क के साथ दिल्ली एनसीआर के 1876 एरियाज में 5G साइट्स डेवलप करने का प्लान कर रहा है। इससे ये लोकल प्लेयर्स भी डेवलप होते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स यूजुअली फॉरेन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। बीएसएनएल एक बहुत फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी भले ही ना हो, लेकिन इसका इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एक काफी सेंसिटिव पोजीशन है। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट बीएसएनएल को रिवाइव कर पाएगा? क्या बीएसएनएल का ये प्रॉफिटेबल क्वार्टर एक आइसोलेटेड इवेंट है या एक बेटर फाइनेंशियल ट्रेंड की शुरुआत है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आगे आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।